सीएम धामी की सुरक्षा में चूक। सचिवालय में बैठक करने पहुंचे थे सीएम के रूट पर अनजान व्यक्ति ने गाड़ी लगाई। गाड़ी में नहीं था कोई मौजूद, एग्जिट के बाहर लगी थी। यूसीसी की नियमावली का ड्राफ्ट सीएम धामी को सौंपा गया। संतान की मृत्यु पर माता पिता को भी मिलेगा संपत्ति में हिस्सा, अभी तक सिर्फ पत्नी को भी था अधिकार। मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के तहत 15,000 लघु उद्योग स्थापित। 3 साल में राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में लघु उद्योग स्थापित। आईआईटी की मेस के खाने में चूहा मिलने पर पहुंची खाद्य सुरक्षा की टीम। खाद्य सुरक्षा विभाग ने लिए खाने के सैंपल। मौसम में आया बदलाव। बद्रीनाथ की चोटियों और हेमकुंड साहिब में हुई बर्फबारी। बढ़ी ठंड, कई जगहों पर अलाव की व्यवस्था। और उत्तराखंड में गुलदार का आतंक। 2 दिन में गुलदार के हमले की 3 बड़ी घटनाएं। चंपावत में 3 साल के बच्चे को उठा ले गया गुलदार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में होने वाले केदारनाथ उपचुनाव से पहले राज्य में एक बार फिर यूसीसी पर नया सियासी संग्राम छिड़ गया है। आपको बता दें, दरअसल कांग्रेस का आरोप है कि केदारनाथ उपचुनाव में लाभ लेने के उद्देश्य से धामी सरकार यूसीसी लाने की जल्दबाजी कर रही है। इसके साथ ही कांग्रेस का कहना है कि यूसीसी के जरिए सरकार राज्य के मूल सरोकारों से ध्यान भटकाने की भी साजिश कर रही है। वहीं सरकार का दावा है कि यूसीसी जनता की मांग के अनुरूप लागू किया जा रहा है। यूसीसी प्रत्येक उत्तराखंड वासी के लिए गौरव का क्षण है। साथ ही उत्तराखंड पहला राज्य यूसीसी लागू करने वाला बनने जा रहा है। सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है। आपको बता दें कि यूसीसी की नियमावली बनकर तैयार हो गई है। नियमावली के लिए गठित विशेषज्ञ जो समिति है, समिति ने नियमावली का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री को सौंप दिया है। वहीं सरकार अब यूसीसी को विधिवत रूप से लागू करने के लिए जल्द ही कैबिनेट में मंथन कर इसे लागू करने जा रही है। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर यूसीसी लागू करने का ऐलान किया है। उत्तराखंड की धामी सरकार यूसीसी लागू करने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ गई है। इसके तहत यूसीसी की नियमावली के लिए गठित विशेष समिति ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को नियमावली का ड्राफ्ट सौंपा है। उत्तराखंड 2024 अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए सेवानिवृत्त आईएएस शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में नियमावली और क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को नियमावली का ड्राफ्ट सौंप दिया है। वहीं मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार अब इस नियमावली का अध्ययन करेगी। इसके बाद अब यूसीसी को विधिवत रूप से लागू करने के लिए जल्द ही कैबिनेट बुलाई जाएगी। वहीं विपक्ष का कहना है कि यूसीसी भाजपा का एजेंडा है, न कि जनता की मांग। उत्तराखंड विधानसभा के आम चुनाव से ठीक 2 दिन पहले हमारी पार्टी का संकल्प था। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हम चुनाव में गए थे और चुनाव में हमने ये संकल्प रखा था कि नई सरकार का गठन होगा तो हम सबसे पहले यूसीसी लागू करने के लिए काम शुरू करेंगे। और पहले मंत्रिमंडल की बैठक में हमने निर्णय लिया और उसके लिए फिर यूसीसी के लिए ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया। रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, एक कमेटी का गठन हुआ। उन्होंने हमको ड्राफ्ट दिया और 7 फरवरी 2024 को ये विधेयक विधानसभा से चर्चा होने के बाद पारित हो गया। सारी चीज़ें हमने अपने रिकमेंडेशन में डाल दी हैं। हमारी जो रिपोर्ट है उसमें रिकमेंडेशन में शामिल है। अब राज्य सरकार को देखना है कि उसमें कितने रिकमेंडेशन मानती है, कितने नहीं मानती है। आगे आपका क्या रोल रहेगा सर? आपकी टीम का क्या रोल रहेगा? हमारी टीम का काम पूरा हो गया। अब राज्य सरकार को आगे का काम करना, अनलेस राज्य सरकार आगे कोई रोल सोचती है कि अभी हमें कुछ काम करना बाकी है, अदरवाइज हमारा काम पूरा हो गया। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि यूसीसी भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक एजेंडा है। वो अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए यूसीसी नाम का एक जिन्न बोतल से बाहर निकालना चाहते हैं और उसको बाहर निकाल रहे हैं। यूसीसी में है कुछ नहीं है। यूसीसी माने यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप कितनी यूनिफॉर्मिटी है उसमें, आप देख लीजिए जो सिविल कोड बना है। ये बनाने का अधिकार तो भारत सरकार को है, केंद्र की सरकार को है। राज्य सरकार बना रही है, लेकिन क्या राज्य सरकार उन मामलों में भी दखल देगी जो हमारे यहाँ की कुरीतियाँ हैं, विभिन्न तरह के हमारे सामाजिक संगठन हैं।
आपको बता दें कि यूसीसी की नियमावली में मुख्य रूप से 4 भाग हैं, जिसमें विवाह एवं विवाह विच्छेद, लिव इन रिलेशन, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण और उत्तराधिकार संबंधी नियमों के पंजीकरण संबंधी प्रक्रियाएं शामिल हैं। साथ ही सरकार जनसामान्य की सुविधा के लिए एक पोर्टल और मोबाइल ऐप भी तैयार कर रही है, जिससे कि पंजीकरण, अपील आदि की समस्त सुविधाएं ऑनलाइन मिलेंगी। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि यूसीसी के जरिए सरकार राज्य के मूल सरोकारों से ध्यान भटकाने की साजिश कर रही है। साथ ही केदारनाथ उपचुनाव में इसका लाभ लेना चाहती है। यूसीसी को लेकर के सरकार की ओर से लगातार बयानबाजी हो रही है। हम पहले ही कह चुके हैं, प्रचंड बहुमत की सरकार है, सरकार जो चाहेगी वो कानून लाएगी, सरकार को रोक कौन सकता है, आप ये बताइए ना। लेकिन बयानबाजी हो रही है, बयानबाजी से आगे आज तक सरकार एक कदम नहीं बढ़ी। और हमने पूछा था कि यूसीसी का फायदा उत्तराखंड के बेरोजगारों को कैसे होगा, यहाँ से पलायन कैसे रुकेगा, यूसीसी से क्या उद्योग पहाड़ में चढ़ेंगे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। और यूसीसी अगर भारत सरकार लेकर के आती तो देश को इसका लाभ हो सकता था, लेकिन जो सरकार यूसीसी के मामले में राज्यों के सहारे वैतरणी पार करना चाहती है, तो जनता जनार्दन भी इस हकीकत को जानती है। देखिए, जहाँ तक लागू हो सकती है या नहीं हो सकती कि आपकी बात है, तो ये उत्तराखंड में बीजेपी की जो डबल इंजन की सरकार है, ये बहुत बड़ी मनमानी कर रही है और वो लागू कर भी सकती है, पर ये नहीं होनी चाहिए, ये हमारा कहना है, ये पूरी जनता का कहना है और पूरे उत्तराखंड के लोगों का कहना है कि ये लागू नहीं होनी चाहिए। और जिन लोगों के बलबूते पर इन्होंने कहा कि हमने सर्वे कराया और लोग ये कह रहे हैं कि इसको होना चाहिए, उन लोगों को इन लोगों ने यूसीसी का सही मीनिंग बताया नहीं। उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब हम 2022 के चुनाव में गए थे तो हमने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो सरकार आने के बाद हम अपनी पहली कैबिनेट में यूसीसी लाएंगे। तो अगर ये जनता की मांग नहीं होती तो क्या 48 विधायकों का मैंडेट हमको मिलता? इस बात का विरोध तो तब भी किया था कांग्रेस ने कि भाई यूसीसी नहीं आना चाहिए। कांग्रेस तो विरोध ही कर रही थी 2022 में भी। कुल मिलाकर केदारनाथ उपचुनाव से पहले राज्य में एक बार फिर यूसीसी पर सियासी महाभारत छिड़ गई है। और एक ओर जहां सरकार जनता से किए हुए वादे को पूरा करने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश बता रहा है। अब सवाल यह है कि उत्तराखंड की पहली प्राथमिकता यूसीसी है या सख्त भूकानून है? क्या केंद्र सरकार के संसद में कानून बनाए बिना प्रदेश में यूसीसी कितना कारगर होगा? क्या यूसीसी को भविष्य में कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है या नहीं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। हल्द्वानी में प्रेस वार्ता करते हुए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अतिक्रमण के नाम पर गरीबों को हटाने की साजिश और भ्रष्टाचार तथा स्मार्ट मीटर के नाम पर अडानी की उत्तराखंड में एंट्री सहित जनहित के दर्जनों मामलों को लेकर कांग्रेस 21 अक्टूबर को नैनीताल कमिश्नरी का घेराव करेगी। यशपाल आर्य ने कहा कि वर्तमान में भ्रष्टाचार चरम पर है। खनन में हैदराबाद की कंपनी वसूली कर रही है। स्मार्ट मीटर अडानी के नाम पर दिए जाएंगे। उत्तराखंड को भेजने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है, लेकिन कांग्रेस सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर विरोध करने को तैयार है। रुद्रपुर हल्द्वानी के बाद अब 21 अक्टूबर को नैनीताल कमिश्नरी का घेराव किया जाएगा। देखिए, उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अहंकार में मदमस्त होकर जन फैसले ले रही है। पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से भंग हो चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है। आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित है। कि रुद्रपुर में इतना हजारों की संख्या में आए, हल्द्वानी में हजारों की संख्या में यहाँ पे हमने प्रदर्शन करा और उसके अल्प समय के बाद ही तुरंत जब इसकी घोषणा हुई, सबके उत्साह में कमी नहीं है, बल्कि बढ़ चढ़ के दुगनी हिस्सेदारी सब सुनिश्चित कर रहे हैं। और साथ ही साथ जितनी परेशानियां पूरे मंडल की हैं, एक एक विधानसभा जो यहाँ की है, उसकी सब परेशानियों को लेकर हम वहाँ पे घेराव कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बागेश्वर के जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने बागेश्वर वासियों के लिए हेलो बागेश्वर नाम से आपको बता दें स्वरोजगार हेल्पलाइन का उद्घाटन किया है। बागेश्वर डीएम आशीष भटगाई का दावा है कि हेलो बागेश्वर हेल्पलाइन के माध्यम से ग्रामीण जन शिकायतों को सुना जाएगा और तेजी से कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। हेलो बागेश्वर के माध्यम से स्वरोजगार परक
लाभार्थियों की परेशानियों को भी सुना जाएगा। ग्रामीणों को कोई भी समस्या जो विभागों से संबंधित है उनकी शिकायतों को भी हेलो बागेश्वर के माध्यम से सुनकर समाधान की दिशा में कार्य किया जाएगा। ग्रामीण समस्याओं के समाधान के लिए जिला मुख्यालय में चक्कर काटने को मजबूर ग्रामीणों को हेलो बागेश्वर के हेल्पलाइन से ऑनलाइन समस्याओं का समाधान करने में बड़ी सुविधा मिलेगी। यहाँ पर हमने हेलो बागेश्वर जो हमारा है वो हमारा स्वरोजगार के लिए एक हेल्पलाइन है, हेल्प डेस्क है, और साथ ही साथ इसमें शिकायत निवारण प्रकोष्ठ भी है। तो इसमें हमारी जितनी भी स्वरोजगार परक योजनाएं हैं उसके जो भी लाभार्थी होंगे तो उनका पूरा डेटाबेस यहाँ पर हमारे पास उपलब्ध है यहाँ पर, और उसको हम इंडिविजुअली ट्रैक करेंगे कि अगर कोई लाभार्थी है उसको कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा है या कोई डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन या बैंक से उनको कोई समस्या है तो उसका संबंधित बैंक्स के द्वारा और संबंधित विभागों के द्वारा निराकरण करके उनको अवगत भी कराया जाएगा। तो इस शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के द्वारा और इस स्वरोजगार हेल्पलाइन डेस्क के द्वारा उसको इंडिविजुअली ट्रैक किया जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देश की नामचीन संस्थान IIT रुड़की के राधाकृष्ण भवन की मेस में खाने के सामान में चूहों के वायरल वीडियो के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग हरकत में आ गया। दरअसल खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम IIT रुड़की पहुंची और टीम ने राधाकृष्ण भवन की मेस के अंदर खाने और अन्य खाद्य सामग्री के सैंपल लिए, साथ ही सैंपल को जांच के लिए लैब भेज दिया गया है। इसके अलावा टीम ने संस्थान को चूहों से निपटने के लिए निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि IIT रुड़की के राधाकृष्ण मेस में कढ़ाई और कुकर में चूहे मिलने के बाद संस्थान चर्चाओं में है। वहीं मेस के खाना बनाने के बर्तनों में चूहे के मिलने के बाद आज खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम जांच पड़ताल के लिए IIT रुड़की पहुंची और कई घंटों से टीम जांच पड़ताल करने में लगी रही। वहीं वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेंद्र कुमार पांडे ने का कहना है कि IIT रुड़की के एक मेस के खाने और अन्य खाद्य सामग्री के कई सैंपल लिए गए हैं और मेस में गंदगी मिलने पर मेस संचालक को नोटिस भी दिया गया है। तो अखबारों में सुर्खियों में आया, मीडिया के माध्यम से पता चला कि ये ऐसे वहाँ पे बच्चों ने शिकायत की है जिसपे कि जो कैंटीन है उस पर खाना जो है सही तरीके से उसको बच्चों को नहीं परोसा जा रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में देखते हुए हम लोग आज कैंटीन पहुँचे पूरी टीम के साथ और हमने वहाँ इंस्पेक्शन किया है और जो भी शिकायत थी उस आधार पर हमने वहाँ पर इंस्पेक्शन किया है, जिससे कि हमारे तीनों पक्षों को देखते हुए यानी कि IIT का जो प्रशासन है उनका भी और जो कैटरिंग को इन्होंने दिया है, ठेका दिया है, उसकी हमने जांच की है। जो भी कमियां पाई गई उसके लिए हमने नोटिस जारी किए हैं, उनको समय दिया है, 3 दिन के अंदर अपना जवाब देंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नई टिहरी विकासखंड जखड़ी धार के लोक निर्माण विभाग गेस्ट हाउस प्रांगण में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि जखड़ी धार के दुरुस्त इलाके ग्राम पंचायत खेमा में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें अभी तक 75 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जो कि और कोशिश की जा रही है कि शिकायतों का निस्तारण किया जाए। विभागों द्वारा लाभार्थियों का भी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है जो कि छूटे हुए हैं। साथ ही कई बहुउद्देशीय शिविर में दिव्यांग प्रमाण पत्र भी बनाए जा रहे हैं। ग्राम पंचायत सेमा में जो कि मतदार और जखड़ीधार के दूर क्षेत्र के समीप है, वहाँ पर आज एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें कि विभिन्न विभागों द्वारा प्रतिभाग किया गया है। अभी तक यहाँ पर 75 शिकायतें ऑलरेडी रजिस्टर की जा चुकी हैं और भी शिकायतें की संख्या बढ़ेगी और कोशिश की जा रही है कि अधिक से अधिक शिकायतों का निस्तारण किया जा सके। इसके अतिरिक्त यहाँ पर विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं का जो आज यहाँ पर लाभार्थियों को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है, जो छूटे हुए हैं। यहाँ पर दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाए गए हैं। जो महालक्ष्मी किट योजना है उसके क्रम में 15 लाभार्थियों को भी यहाँ पर लाभ दिया गया है और समाज कल्याण, राशन, आधार कार्ड आदि की जो भी ऑन स्पॉट रिजॉल्व हो सकते हैं प्रॉब्लम्स, वो सब के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब लिख रही है नई दास्तान। सिर्फ 6 महीनों में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 45% की कमी आई है। इस बार SSF करके किन्नियां मौतां घट गईयां। जे 50% भी घटा लिया 3000 बंदे दी जान बच जूगी जी, 3000 बंदे दी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के एक कदम ने तस्वीर बदल कर रख दी।
नतीजा, पंजाब को मिली एक ऐसी फोर्स जो पंजाब में सड़क सुरक्षा को लेकर समर्पित है। ऐसे ही बड़े रहते थे जी रोड पे, कोई पूछने वाला नहीं था जी कि एक्सीडेंट हो गया, जरूरत है किसी चीज की। पर अब एक कॉल करो, बंदे हाजिर। एसएसएफ सिर्फ दुर्घटनाग्रस्तों की मदद ही नहीं करती, बल्कि ये सुनिश्चित भी करती है कि किसी भी हाल में सड़क सुरक्षा से कोई समझौता न हो। हमारा मोटिव है एक सेकंड गवाए बिना राहत पहुंचाना हर कीमत पर। वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी से लैस, मुश्किल से मुश्किल स्थिति का सामना करने में पूरी तरह सक्षम। अब तो अकेले ट्रैवल करने में भी डर नहीं लगता, क्योंकि पता है एसएसएफ इज जस्ट अ कॉल अवे। जय हिंद जी, पंजाब पुलिस कंट्रोल रूम 112। अपने फर्ज के लिए हमेशा तैयार, जिसका रिस्पांस टाइम है तेज, बहुत तेज। उस दिन अगर जरा सी भी देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। सिर्फ 6 महीनों में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 45% की कमी आई है। सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब, हर सफर में साथ हमारा। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे मसाले हमेशा ताजा रहेंगे। जस्ट लाइक मी, टच वुड, गॉड ब्लेस मी। गोल्डी मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बाजपुर रोड स्थित होटल गौतम हाइट्स में डॉक्टर धन सिंह रावत, मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, सहकारिता, उच्च शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा उत्तराखंड सरकार का संशोधित भ्रमण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, जिसमें मंत्री धन सिंह रावत ने शिक्षक सम्मान कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। आयोजित कार्यक्रम में जिन शिक्षकों ने उत्तराखंड में उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उनको इस कार्यक्रम के माध्यम से सम्मानित किया गया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि हमारे प्रदेश में शिक्षकों की भारी कमी थी, जिसको गंभीरता से लेते हुए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके द्वारा शिक्षकों की कमी की बात को लेकर सदन में बात रखी गई थी। उसी को लेकर मुख्यमंत्री और हमारे द्वारा शिक्षकों की 5000 की भर्ती अब तक की जा चुकी है। में अमर उजाला के द्वारा जो हमारे जिन टीचरों ने बहुत अच्छे परिणाम दिए हैं, जो बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उत्कृष्ट जो टीचर हैं, उन टीचरों को आज यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है और मेरा सौभाग्य है कि मैं उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हूँ। पूरे प्रदेश में अब टीचरों की कमी नहीं रह गई है। हमारे मुख्यमंत्री माननीय धामी जी ने और मैंने सदन में कहा था कि हम जितने भी टीचरों की कमी पूरी करें, और आज मुझे बहुत ही बड़ी खुशी है कि अभी तक हम 5000 से ज़्यादा टीचरों की नियुक्ति करते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव को लेकर अब उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। आपको बता दें, जिस पर अब सोमवार 12 अक्टूबर को अब सोमवार को 21 अक्टूबर को सुनवाई होगी। आपको बता दें, सामाजिक कार्यकर्ता महिपाल सिंह ने समाचार पत्रों में 25 अक्टूबर को राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव कराए जाने की खबर का संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर सरकार ने 23 अप्रैल 2024 को एक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया था, जिसमें छात्र संघ चुनाव 30 सितंबर 2024 तक कराने के निर्देश दिए गए थे। बावजूद इसके विश्वविद्यालय प्रशासन ने समय पर चुनाव आयोजित नहीं किए और न ही शासन से दिशा निर्देश प्राप्त किए, जो कि लिंग 2 समिति की सिफारिशों का उल्लंघन है। इससे छात्रों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। ऐसा है कि जो छात्र संघ चुनाव के बारे में अखबारों में खबर छपी थी कि छात्र संघ चुनाव के बारे में घोषणा जो शीघ्र हो सकती है और 25 अक्टूबर के लिए, तो उस संबंध में एक महिपाल सिंह जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने एक प्रत्यावेदन दिया सेक्रेटरी को। उन्होंने कहा कि जो एक शासनादेश है सितंबर का,
शासनादेश है उसमें ये लिखा है जो लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों के ऊपर के देखते हुए है कि किसी भी शैक्षणिक संस्था में जो चुनाव है वो एकेडमिक कैलेंडर शुरू होने के बाद सितंबर से हर हालत में कंप्लीट कराने चाहिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लक्सर से, जहां करवा चौथ त्योहार की पूर्व संध्या पर लक्सर की नंद वाटिका में जय श्री राधे गुरु ग्रुप द्वारा विशेष मेहंदी रचाओ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर ग्रुप द्वारा मेहंदी एक्सपर्ट को बुलाया गया था। कार्यक्रम आयोजक ग्रुप लीडर राशि ने कहा कि त्योहारों पर मेहंदी रचाओ जैसे कार्यक्रमों से आपसी एकता, अखंडता और भाईचारा संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। ग्रुप महामंत्री नीलम गुप्ता ने कहा कि त्योहार सनातन धर्म की खास विशेषता है। इन अवसरों को मिलजुल कर सेलिब्रेट करने का मजा ही कुछ और है। प्रोग्राम बहुत अच्छा था और राशि बिंदल ने जो प्रोग्राम कराया है वो बहुत अच्छा है और इससे सभी महिलाएं एक साथ इकट्ठा हुई हैं और मेरी तरफ से सबको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। ये तो सबको पता है कि कल करवा चौथ का त्योहार है और ये लेडीजों के लिए एक बहुत मेन त्योहार माना गया है, इसलिए मेरा खुद से मन था कि सब महिलाएं हम एक साथ जुट के एक परिवार बन के मेहंदी लगाएं। तो ये छोटा सा आयोजन इसीलिए रखा गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। टिहरी दीपावली के त्योहार को देखते हुए टिहरी पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने कहा कि त्योहारों के सीजन को देखते हुए सभी थाना अध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि भीड़ भाड़ बाजारों में पैदल गश्त करें तथा चेकिंग करें। होटल ढाबों में भी चेकिंग करें ताकि कोई अवैध रूप से शराब न पिलाएं। जो शराब अवैध रूप से पिलाता है उस पर भी कार्रवाई भी करें। मादक पदार्थों का अवैध रूप से सप्लाई कर रहा हो उसे भी नियम अनुसार कार्रवाई करें। सीजन चल रहा है और दीपावली जो बड़ा त्यौहार है वो भी आने वाला है। इसके दृष्टिगत सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि जो बाजार हैं जहाँ पर भीड़ भाड़ रहती है सभी जगह पर पैदल गश्त करें, चेकिंग करें, वहाँ पर होटल ढाबे में भी चेक करें, कहीं भी अगर अवैध रूप से शराब पिलाई जा रही है उसके विरुद्ध कार्रवाई करें। कोई भी अगर मादक पदार्थ का सेवन कर रहा है या सप्लाई कर रहा है उसमें भी जो नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई है वो करें। तो बेसिकली जो भी हमारा जो आगामी सीजन आने वाला है इसको देखते हुए हमारी जो टिहरी पुलिस है पूरी तरह से अलर्ट है और सभी लोग पूरी तरह से इसमें कार्रवाई करें।